अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पर ही बेस करती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लोरेसेंस क्या होती है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ आवर सब्सटेंस या मटेरियल, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, इसने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जो ही गया तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी की वजह से ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पर जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होगी उसको एमिट करेगा, तभी तो नीचे आएगा ना। अगर तो वो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उसको एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंस का, ठीक है। और ये एक इमीडिएट प्रोसेस होता है, यानी जो फ्लोरेसेंस है ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी सिस्टम में अगर देखें तो जो फ्लोरेसेंस का प्रोसेस होता है दैट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इसको हम इमीडिएट इमिशन कहते हैं। ये जल्दी से जब ऊपर गया तो जल्दी से नीचे आएगा। अबाउट 10⁻⁸ टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड के लिए ये सिर्फ यहाँ पर स्टे करेगा। दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये फ़ौरन से नीचे आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस वक्त जो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंस का। और ये जो फ्लोरेसेंस होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लुमिनेंस। यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, ऑफ कोर्स हर जो मॉलिक्यूल होता है या कोई भी जो मटेरियल होता है वो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। यानी यहाँ पर हम जितनी मर्जी इसको रेडिएशन फॉल कराते रहें, ये उस वक़्त तक उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक कि जो हमारी वो रेडिएशन जो हम फॉल करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से मैच ना कर जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हर जो हमारा, इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हर मॉलिक्यूल है वो एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सेकेंडली, आप यहाँ पर जब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमारे पास ये जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, यानी जो ये रेडिएशन एमिट होती है, ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, ठीक है। यानी जो हमने इसके ऊपर फॉल कराई थी उसकी निस्बत यहाँ पे जो एमिट हुई है रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्गर होती है। क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ होती है सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास फोटोन एमिट होता है वो लो एनर्जी का होता है, लोअर फोटोन एनर्जी देन द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक हो गया। हमने जब उसकी डायग्राम को डिस्कस किया था तो इस साइड पे हमने वेवलेंथ को लिया था और यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक फ्लोरेसेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेसिकली ये एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसकी मदद से हम बहुत सारे एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगेन एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने देखा था कि दैट कैन बी यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिल्कुल इसी तरह हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोर देन 65 मेटल्स जो हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स में, लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और इन्वायरमेंटल, यहाँ तक कि वाटर और इंडस्ट्रियल ऑयल्स में भी इसकी मदद से, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मोर देन 65 मेटल्स जो हैं उनको एनालाइज किया जा चुका है। सो जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सबसे पहले इसका जो इंट्रोड्यूस कराया था वाइनफोर्डर और वेस्ट ने, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये क्रेडिट की जाती है टू वाइनफोर्डर एंड वेस्ट,
1920 में वुड ने सबसे पहले एटॉमिक फ्लोरेसेंस देखी थी एक एक्साइटेड एटम से, ठीक है। यानी उसने कोई एक्साइटेड एटम देखा और जब वो फॉल हुआ वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1920 में वुड जो है फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसको देखा था। और वाइन फोर्डर और वेस्ट के साथ भी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मंसूब किया जाता है। सो ये इसकी डिस्कवरी हो गई। देन अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो हमारे पास लेट्स से कि ये कोई एटम है, इसके गिर्द यूं ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है। शेल्स कह लें, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। जैसे ही मैंने कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कराए, क्योंकि हर जो मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है, एक ऐसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को फॉल कराया। हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हुआ, लेट्स से यहाँ चला गया, ठीक है। पहला स्टेप रेडिएशन को फॉल कराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेकेंड स्टेप ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा एक्साइटेड स्टेट से, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा या एमिट करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी एमिट होगी उसको हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंस का, ठीक है। पहला स्टेप, हमने एनर्जी किसी सोर्स से फॉल कराई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। लेट्स से कि वो सोर्स कोई लैंप था, ठीक है। उसके बाद वो एनर्जी स्ट्राइक की हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, और वो एक्साइटेड हो गया, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है एक्साइटेड हो गया। देन अब यहाँ से जब वो एक्साइटेड हुआ तो फिर वापस से डी एक्साइट होगा। थर्ड स्टेप में जैसे ही वो डी एक्साइट हुआ तो अगेन उसने कोई ना कोई एनर्जी एमिट की। वो एनर्जी जो उसने एमिट की उसको हम नाम दे रहे हैं फ्लोरेसेंस का। जाबलुंस्की डायग्राम को हमने थोड़ा डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आप जाबलुंस्की डायग्राम की मदद से अगेन समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में ग्राउंड स्टेट पर मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये पेयर फॉर्म में मौजूद है। यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही हम कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी जो कि हमारे मॉलिक्यूल की वेवलेंथ से मैच कर जाएगी, यानी हम यहाँ पर कोई रेडिएशन फॉल कराएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे मॉलिक्यूल की, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर तो मैच हुई तो वो मॉलिक्यूल फ़ौरन से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट पे, जिसको हम फर्स्ट सिंगलेट स्टेट कहते हैं। अब जैसे ही ये इस फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में गया तो ये यहाँ से जब यहाँ मूव किया तो इसकी जो स्पिन थी वो सेम ही रही, यानी यहाँ पर जब मौजूद था तो स्पिन एंटी पैरेलल थी, ठीक है। जब यहाँ पर आया तो भी एंटी पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी स्पिन चेंज नहीं हुई है, अभी भी -½ ही है, इसकी +½ थी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू दिस इसकी जो स्पिन है वो अभी भी -½ ही है, यानी दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो एंटी पैरेलल हैं
तो यहाँ पर दैट मीन्स कि जो सिंगलेट स्टेट होती है, मैंने जाबलूस की डायग्राम में थोड़ी आपको बताया था कि सिंगलेट स्टेट जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल स्टेट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं। एक तो ये कि 10⁻⁻8 से 10⁻⁴ सेकंड तक यहाँ पर स्टे करेगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। स्टे करने के बाद ये वापस कोशिश करेगा ग्राउंड स्टेट में आने की। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो ये जो एनर्जी जो इसने अब्जॉर्ब की हुई थी उसको एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसको हम नाम देंगे नॉन रेडिएटिव डिके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो ये जो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की हुई थी उसको एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, यानी ये एक इमीडिएट प्रोसेस है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके बाद यहाँ पे फॉर सम रीज़न इसने अपनी स्पिन को चेंज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पर +½ है तो यहाँ भी इसने जब अपनी स्पिन चेंज की तो इसकी स्पिन भी +½ हो गई, ठीक है। तो इस यहाँ से जब ये यहाँ आया, अब ये ट्रिपलेट स्टेट में मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रॉन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल में मौजूद हैं, तो दैट मीन्स कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हुई है। हमने ये डिस्कस किया था जाबलूस की डायग्राम में कि कोई भी सिस्टम अपनी मल्टीप्लिसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल रह सके। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, वैसे तो जो ट्रिपलेट स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर सम रीज़न और कुछ क्वांटम के रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रिपलेट स्टेट को रिलेटिवली स्टेबल स्टेट कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू द सिंगलेट स्टेट। सो यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया है और इसने अपनी स्पिन को चेंज किया है इस दौरान में, इसको हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ से भी अब जब ये वापस यहाँ पे भी दो, ये स्टेबल स्टेट है लेकिन स्टिल ये एक एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। अब ये फ़ौरन से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट थोड़ी सी स्टेबल होती है, कम एनर्जी पर मौजूद होती है, सो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा। कुछ टाइम के लिए स्टे करने के बाद वापस से जब नीचे आएगा तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की हुई होगी उसको ये एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसे हम नाम देंगे नॉन रेडिएटिव डिके का। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये उस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को ये एमिट करे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसे हम नाम देंगे रेडिएटिव डिके का, या हम उसे फॉस्फोरेसेंस कह सकते हैं। अब फॉस्फोरेसेंस जो है वो दैट इज़ अ डिलेड इमिशन, और ऊपर गया फ़ौरन से नीचे आ जाएगा, जबकि जो फॉस्फोरेसेंस है ये यहाँ पर ऊपर गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे करेगा, स्टे करने के बाद नीचे आएगा, तो दैट इज़ अ डिलेड इमिशन, ठीक है। तो जो फॉस्फोरेसेंस है वो थोड़ा बाद में प्रोड्यूस होती है। आई होप सो कि आपको एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको जाबलूस्की डायग्राम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर मैंने एक सेपरेट से भी वीडियो ऐड की हुई है प्लेलिस्ट में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, देन हमारे पास है स्टोक फ्लोरेसेंस, स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस एंड डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। अगर बात की जाए रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की, तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस के अंदर वो फ्लोरेसेंस, वो रेडिएशन, वो फ्लोरेसेंस जो यहाँ पर एमिट होती है, इसकी वेवलेंथ एक्साइटेशन सोर्स के सेम ही रहती है। मतलब ये कि यहाँ पर हमने जो एक्साइटेशन सोर्स प्रोवाइड किया जिस वेवलेंथ का, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद क्योंकि वो यहाँ पर अनस्टेबल है, जब वो वापस डी एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस वो शो करेगा उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम ही रहेगी, यानी जो एब्जॉर्ब हुई और जो एमिट हुई दोनों की वेवलेंथ सेम ही रहेगी। इसीलिए इसको रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए, लाइक मरकरी और आर्सेनिक। देन अगर बात करी जाए स्टोक फ्लोरेसेंस की, तो स्टोक फ्लोरेसेंस के अंदर
जो हमने एक्साइटेशन सोर्स प्रोवाइड किया उसकी जो वेवलेंथ होगी, जब यहाँ पर फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ डीएक्टिवेशन या एज अ रिजल्ट ऑफ डी एक्साइटेशन, उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द सोर्स। क्यों वेवलेंथ लॉन्गर होगी? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की हमारे एक्साइटेशन सोर्स से, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो एक स्टेप में अपनी एनर्जी को लूज करेगा। उस स्टेप के अंदर अपनी एनर्जी को लूज करने के बाद वो फिर यहाँ से आएगा ग्राउंड स्टेट में, यानी पहले वो एक स्टेप में अपनी एनर्जी को लूज कर चुका, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उसके बाद वो डी एक्साइट हुआ, तो यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब शॉर्टर फोटोन एनर्जी। सो इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि लेट्स से कि हमने जो लाइट सोर्स प्रोवाइड किया इसको एक्साइट कराने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, वो लाइट सोर्स जो था उसकी वेवलेंथ थी 300 नैनोमीटर, यानी वो यूवी लाइट थी। ठीक है, यूवी लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर जब हमने इसके ऊपर फॉल कराई तो उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसने अपनी कुछ एनर्जी एक स्टेप में लूज कर दी और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ से जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तो अब जो इसने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की है उसकी वेवलेंथ हो गई 450 नैनोमीटर, यानी अब वो विजिबल रेंज में इसने फ्लोरेसेंस शो की है और जो हमारे पास लाइट एमिट होगी वो ब्लू लाइट होगी। ठीक है, 300 वेवलेंथ की 300 नैनोमीटर की यूवी लाइट हमने इसके ऊपर फॉल कराई। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से जो एमिट हुई है वो 450 की है, 450 नैनोमीटर की, यानी विजिबल रीजन के अंदर, और ब्लू लाइट फिर प्रोड्यूस होगी स्टोक फ्लोरेसेंस के केस में। देन अगर बात की जाए स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस की, तो स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस जो है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोक फ्लोरेसेंस। इसके अंदर भी होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास पहले एक एटम जो है वो इनिशियली एक्साइट होता है, एटम या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होंगे। ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट के अंदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद यहाँ पर डीएक्टिवेशन होगी एक स्टेप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जब डीएक्टिवेशन होगी तो रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन होगी, मतलब ये कि यहाँ पर हीट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे ये फ्लोरेसेंस शो करेगा, यानी जो एनर्जी एमिट की यहाँ पर इस स्टेप के अंदर वो होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने कोई लाइट सोर्स प्रोवाइड किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को या एटम को, देन एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद एक स्टेप के अंदर वो रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन कर रहे हैं, मतलब अपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने यहाँ पर लूज कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट। देन फिर इस वाले स्टेप के अंदर जब वापस ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे यहाँ से यहाँ पे, यानी कि जो एनर्जी एमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप वाइज फ्लोरेसेंस एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोक फ्लोरेसेंस। यहाँ पर भी तो ऐसे ही हुआ था ना कि एक स्टेप में इसने एनर्जी लूज की थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन हुई थी, और देन फिर हमारे पास यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई थी। स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस रेयर अर्थ आइंस की डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, लाइक यूरोपियम एंड टर्बियम, जिनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस को। देन अगर बात की जाए डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की, तो डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में 2 स्टेप एक्साइटेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई रेडिएशन प्रोवाइड की तो जो हमारा एटम था उसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, दैट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद
फिर क्या होगा कि यहाँ से दोबारा हम रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, कोई दूसरा एक्साइटेशन सोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये मज़ीद हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सेकंड एक्साइटेशन। लेट्स से कि हमारे इसके अंदर डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस के अंदर 2 डाई लेज़र्स को यूज़ किया जाता है। पहली जो लेज़र होगी वो यूज़ की जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। सेकेंड जो डाई लेज़र है वो इसको फर्दर यहाँ से एक्साइट करा देगी इस लेवल पर, ठीक है। अब ये ज़्यादा हाई एक्साइटेड स्टेट है। देन उसके बाद यहाँ से फिर जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस होगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 2 टाइम्स एक्साइटेशन करवाई है, तो इसके नतीजे में जब हमारे पास एमिशन होगा या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी तो उसे हम डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहेंगे, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है दैट आर दी रेडिएशन सोर्सेज। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 तरह के रेडिएशन सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, कंटिन्यूस सोर्सेज एंड लाइन सोर्सेज। कंटिन्यूस सोर्सेज वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमें मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन करवाना होती है, यानी एक साथ हमें बहुत सारे एलिमेंट्स की डिटेक्शन जहाँ करवानी हो, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस सोर्सेज यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस सोर्सेज की एग्जांपल में हमारे पास ड्यूटेरियम लैम्प, जीनोन आर्क लैम्प, उसके अलावा हमारे पास टंगस्टन हैलाइड्स जो हैं, दीज आर दी कंटिन्यूस सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। सो अगर हमें मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन करानी है, यानी हमें एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स की डिटेक्शन करानी है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस सोर्सेज को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली किसी एक वेवलेंथ के लिए हमें रेडिएशन सोर्स रिक्वायर्ड है, या हमें ज़्यादा सेंसिटिव और प्रिसाइज रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन सोर्सेज। लेकिन लाइन सोर्सेज का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी मदद से हम मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन नहीं कर सकते, ताहम हम हायर रेडियंस जो है के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइन सोर्सेज जो हैं, हाई रेडियंस का मतलब ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि लाइन सोर्सेज जो हैं इनकी मदद से हम हाई रेडियंस के रिएक्शन पॉसिबल करा सकते हैं, यानी जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पर हम लाइन सोर्सेज यूज़ करेंगे। लाइन सोर्सेज की एग्जांपल्स में हमारे पास होलो कैथोड लैम्प एज अ लाइन सोर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प भी एज अ लाइन सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं AFS में। देन सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ एटम रेजर्वायर। एटम रेजर्वायर भी यहाँ पर एटम रेजर्वायर वो कंटेनर होता है, वो सेल होता है जिसने हमारे सैंपल को होल्ड करना है, यानी जिस सैंपल की हमने डिटेक्शन करनी है वो सैंपल जिस कंटेनर में होगा उसको हम एटम रेजर्वायर कहते हैं। इसे एटमाइज़र भी कह सकते हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 3 तरह के एटमाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लेम एटम सेल, सेकंड इज़ कोल्ड वेपर सेल एंड थर्ड इज़ हाइड्राइड जनरेशन। यहाँ पर जगह कम थी, हम लिख लेते हैं नीचे। फ्लेम एटम सेल जिसमें हम फ्लेम को एज अ सोर्स ऑफ एटमाइज़र यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हाइड्रोजन की डिफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर फ्लेम एटम सेल को एज अ सैंपल होल्डर या एज अ एटमाइज़र यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास है कोल्ड वेपर सेल। कोल्ड वेपर सेल जो है ये मोस्टली मरकरी की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो मरकरी है, डिज़ोल्व्ड मरकरी को एलिमेंटल मरकरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। होता क्या है बेसिकली कि ये जो डिज़ोल्व्ड मरकरी है उसको रिएक्ट कराता है स्टेनस क्लोराइड के साथ, और उसे कन्वर्ट कर देता है एलिमेंटल मरकरी में। जो एलिमेंटल मरकरी हमें फिर उसके रिजल्ट में मिलती है उसको देन क्वार्ट्ज के सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गैस फ्लो की मदद से।
फिर वो जो गैस फ्लो की मदद से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस एलिमेंटल मरकरी को क्वार्ट्ज सेल के अंदर, तो क्वार्ट्ज सेल एक्ट करता है एज अ एटम सेल और एज अ रेजरवायर के तौर पे, ठीक है। यानी जहाँ पर हमें डिजोल्ड मरकरी को एलिमेंटल मरकरी में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पर हम कोल्ड वेपर सेल को एज अ एटमाइजर यूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड मेथड है दैट इज़ हाइड्राइड जनरेशन। हाइड्राइड जनरेशन मोस्टली यूज़ की जाती है ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो कि हाइड्राइड बना देते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर दें। मिसाल के तौर पे एंटीमनी, सिलीनियम, टेलुरियम, ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने हाइड्राइड्स जनरेट कर देते हैं। इस टेक्निक के अंदर जो हमारा एनालाइट सैंपल होता है उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक के साथ, ताकि वोलेटाइल हाइड्राइड्स जो हैं वो बन जाए हमारे एनालाइट के, ठीक है। इस तरह फिर जो हमारा जो एटम हमारा जो सैंपल होगा उसको हम एटम सेल के अंदर लेके जाएंगे इनर्ट गैस की मौजूदगी के अंदर। हाइड्राइड जनरेशन टेक्निक जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव रिजल्ट्स देती है एज कम्पेयर टू दी अदर एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक्स। कौन सा एटमाइजर हमने यूज़ करना है या कौन सा एटम रेजरवायर हम यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे सैंपल पे। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह के मोनोक्रोमेटर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर एंड देन जो है वो एमिशन मोनोक्रोमेटर यूज़ किया जाता है। एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर जो है ये क्या करता है कि जो हमारी सबसे पहले जो हमारा सैंपल है उसकी एक्साइटेशन के लिए जो पर्टिकुलर वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर वो पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट करता है और उससे फॉल कराता है हमारे सैंपल पे, जहाँ पर सैंपल के एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो कैपेबल हो जाएंगे रिएक्शन के लिए। उसके बाद जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास इमिशन मोनोक्रोमेटर लगा होता है। इमिशन मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है कि वो जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी यहाँ से सैंपल कंपार्टमेंट में आफ्टर डी एक्साइटेशन जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी उस फ्लोरेसेंस को इमिशन मोनोक्रोमेटर डिस्पर्स कर देगा, ठीक है। एंड देन वो जो डिस्पर्स्ड रेडिएशंस होंगी वो फॉल करेंगी हमारे डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर देन जो है वो जो डिस्पर्स्ड रेडिएशंस आएंगी हमारे मोनोक्रोमेटर से उनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर जो है वो यूज़ किए जाते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जो कि हमारी जो रेडिएशंस एमिशन मोनोक्रोमेटर से आएंगी उनको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। देन वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो चले जाएंगे रीड आउट डिवाइस के पास। बेसिकली एक डिजिटल डिस्प्ले की तरह होता है जिसके अंदर हमारी जो एमिटेड जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रीड आउट डिवाइस हमें शो करेगी। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर इसकी क्लिनिकल एनालिसिस में एप्लीकेशन को हम देखें तो क्लिनिकल एनालिसिस में ब्लड, यूरिन, टिश्यूज़, नेल और हेयर के सैंपल्स के अंदर लेड, मरकरी और बिस्मिथ की एनालिसिस के लिए उनकी डिटेक्शन के लिए एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा ब्लड सीरम और यूरिन के सैंपल में भी कॉपर और जिंक की एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडली, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मरकरी की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। एग्रीकल्चरल एनालिसिस के अंदर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वाइन या मीट या सिगरेट वगैरह के अंदर और इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक, मरकरी और लेड की डिटर्मिनेशन के लिए एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। जियोलॉजिकल और मेटलर्जिकल एनालिसिस में यानी कि जो रॉक्स होती हैं या जो ओर होते हैं वहाँ पर मिनरल्स में और मेटल्स के अंदर जो मरकरी की कंसंट्रेशन है, मरकरी की, सिलीनियम की, टेलुरियम की और सिलीनियम की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए उनके एनालिसिस के लिए भी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वाइन या मीट या सिगरेट वगैरह के अंदर और इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक, मरकरी और लेड की डिटर्मिनेशन के लिए एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मरकरी की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा
जो सीवेज वेस्ट होता है उसमें सल्फाइड आयन की डिटर्मिनेशन के लिए भी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल के अंदर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए मरकरी, लेड और कैडमियम की, उसके अलावा आर्सेनिक और टिन की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। यानी पेट्रोकेमिकल यानी जो फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं या क्रूड ऑयल जो हैं, इनके अंदर मरकरी, लेड और कैडमियम की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन यानी वो कितनी अमाउंट पे वहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फिलर्स के अंदर मरकरी, लेड और आर्सेनिक की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। सो आई होप सो कि आपको एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, इसकी टाइप्स और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और देन हमने इसकी एप्लीकेशंस को जो डिस्कस किया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।